हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। हम कर रहे हैं आज के वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो हमारा इंडेक्स कुछ इस तरीके से है 16 कैटेगरीज में, स्टार्टिंग विद नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडेक्सेस। स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो पहला आर्टिकल है कि विच एमपी हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा इन दी कैश फॉर क्वेरीज केस। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो लोकसभा से, जिन्हें कि डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये है महुआ मोइत्रा। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और इनकी जो लोकसभा सीट जहाँ से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है वो कृष्णानगर वेस्ट बंगाल से थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। लोकसभा की सीटें हैं वेस्ट बंगाल के पास 42 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशंस में चीफ गेस्ट कौन रहेंगे। तो ये हमारा 75th रिपब्लिक डे है और चीफ गेस्ट रहेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। थोड़ा सा सेलिब्रेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो रिपब्लिक डे पे एक एनुअल परेड रखी जाती है न्यू दिल्ली में। तो इसका रूट कुछ इस तरीके से रहता है कि राष्ट्रपति भवन से ये शुरू होती है और कर्तव्य पथ पे परेड चलती है टू इंडिया गेट, फिर उसके बाद आगे रेड फोर्ट पे जाके ख़त्म होती है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है इसको टू महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या जंक्शन का भी जो नाम है वो बदल दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है एक उत्सव मनाया है, जल इतिहास उत्सव। ये ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली के जहाज़ महल शमसी तालाब में। अब इसका जो एम है वो है वाटर हेरिटेज साइट्स के बारे में, कि उनके इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करना। और 75 जो हैं ऐसे नेचुरल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं पूरे देश में। यहाँ पे एक हम जल शक्ति मिनिस्ट्री एक कैंपेन चलाती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज ये इस उत्सव के साथ ही कंक्लूड भी हो गई है। तो ये है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन और इसका 2023 का थीम था सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल ओपन्ड। तो ये इंडिया ने किया है। ये नाम है इसका आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ये गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया है। इसमें ऐसे 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स रहते हैं जिससे कि कहीं भी इस हॉस्पिटल को ले जाया जा सकता है। ये जो है अंडर प्रोजेक्ट भीष्म आता है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इट स्टैंड्स फॉर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसका एम है कि इमीडिएट मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जा सके किसी नेचुरल डिज़ास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पे। ना ही इंडिया में, सिर्फ अब्रॉड भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इंडियन रेलवेज ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है स्टार्ट की है एलिफेंट एक्सीडेंट्स जो होते हैं रेलवे ट्रैक्स पे उनको प्रिवेंट करने के लिए। इसका नाम है गजराज सुरक्षा। नेक्स्ट है कि इंडिया का सेकंड इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो ये गुजरात के ककरापर में स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ एक रिलेटेड डेटा हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट कहाँ पे है, फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये है आपका कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में। आगे चलते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो है भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये लोकेटेड है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में। अब इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस कुछ हमने रशिया से लिया है और इसकी करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी है अराउंड 1000 मेगावाट। अब ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके कुछ फ्यूचर यूनिट्स खोलने की के लिए पैक्ट किया गया है इंडिया रशिया के बीच में। आगे देख रहे हैं। तो एक एआई पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल, सीधी बात ट्रांसलेशन टूल है, भारतीय भाषाओं के लिए एआई बेस्ड है। ठीक है, यूज्ड फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन ऑफ स्पीच। तो इसका नाम है भाषिनी।
ये पीएम मोदी ने अनवेल किया था, जो काशी तमिल संगमम हुआ था वाराणसी यूपी में, वहाँ पर। विकसित भारत एट 2047 यानी कि डेवलप्ड इंडिया एट 2047, वॉइस ऑफ यूथ किसने लॉन्च किया है? तो ये मोदी जी ने लॉन्च किया है। एम है इसका कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे हम, कि वो अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करें कि कैसे 2047 तक इंडिया जो है एक डेवलप्ड देश बन जाए। तो 2047 में भारत को आज़ादी मिले 100 साल हो जाएंगे, तो सेंटेनरी है इंडिपेंडेंस की, तो उसके चलते ये एम रखा गया है। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पार्ट मित्रों एप्लीकेशन। दिस इज़ टू डू विद जूट। तो एक तो ये जो डेवलप किया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, और इसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जूट फार्मर्स को अबाउट एमएसपी, एग्रोनॉमी यानी कि जूट के बारे में, जो प्राइसेस अवेलेबल हैं, खेती कैसे बढ़िया कर सकते हैं, उस सब चीज़ के बारे में। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। आगे चलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने ट्राईपार्टाइट पीस एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ। ये जो है ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी जो विंग है ऐसा, जो सेंटर के साथ पीस करना चाहता था, उनके लीडर ने ये ट्राईपार्टाइट पीस एग्रीमेंट साइन किया है। ये साइन हुआ न्यू दिल्ली में। असम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें असम के पास हैं 14 और राज्यसभा की हैं उसका हाफ 7। नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमें पता है कि लिकर इज़ बैंड इन गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ये बैन लिफ्ट किया है पर्टिकुलरली फॉर द गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। तो गिफ्ट सिटी है आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो ये ग्लोबल बिजनेस हब बन सके, इसके लिए ये बैन को हटाया गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। तो दिस इज़ इन सूरत। ये आप देख सकते हैं, प्रिटी लार्ज। इसका नाम है सूरत डायमंड बुर्स। यहाँ पे डायमंड प्रोसेसिंग रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसेज खुलेंगे। हमें पता है कि सूरत इज़ ऑल्सो नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड की जो डायमंड प्रोसेसिंग होती है उसका बहुत ही मेजर चंक जो है सूरत में होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं कंट्री का पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, और ये इनॉग्रेट किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो सेनकॉप्स यानी कि साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर, इसको खोला गया चंडीगढ़ में। आगे हम देख रहे हैं कि एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है रिसेंटली। तो इसको हमने नवंबर के मंथ की न्यूज़ में भी देखा था कि स्टार्टिंग का जो इवेंट था जो हुआ, ये हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में, जहाँ पे कि आपकी एशियान की मीटिंग भी हुई। अब इसका एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल का कंक्लूडिंग इवेंट जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ है दिसंबर के महीने में। अब हम आ रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इसमें सबसे पहला आर्टिकल देख रहे हैं हम, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। तो ये एक मैरीटाइम टास्क फोर्स है जो यूएसए ने दूसरे देशों के साथ मिलके लॉन्च की है। तो अब पहले हम इधर नज़र मारते हैं। तो रेड सी जो है आपकी, विच इज़ हियर, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड का सी रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाउदी मिलिटेंट्स हैं ये यमन में बेस्ड हैं। दिस इज़ यमन। तो यमन में ये बेस्ड है मिलिटेंट्स। ये ड्रोन बेस्ड अटैक्स कर रहे हैं मर्चेंट वेसल्स पे, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं उन पे, और थ्रेटन कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड को। तो यूएसए ने कुछ और बहुत सारे देशों के साथ मिलके एक टास्क फोर्स लॉन्च की है, जहाँ पे कि ये जो हैं ऐसे शिप्स जाएंगी उनकी, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी मर्चेंट वेसल्स को, ताकि जो ग्लोबल ट्रेड है वो स्मूथली चल सके। यहाँ पे इस मैप में हम सुएज कैनाल भी देख सकते हैं, गल्फ ऑफ एडन भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि दिसंबर के मंथ में सुल्तान ऑफ विच वेस्ट एशियन नेशन विजिटेड इंडिया फॉर बायलेटरल टॉक्स। तो ओमान के जो सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक, ये जो हैं इन्होंने इंडिया विज़िट किया। ये आप देख सकते हैं।
ओमान की साथ ही में कैपिटल देख लेते हैं, मस्कट है। आगे चलते हैं। यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कैमलिड्स होता क्या है। तो बेसिकली दिस इज कैमल्स प्लस लामाज, अल्पाकाज, दिस दीज टू आई कांट प्रोनाउंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियन कैमल और कैमल, फिर अल्पैका, लामा, गुअनाको, विक्यूना, ये सारे जो हैं कैमलिड फैमिली में आते हैं। तो यूएन हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। अब ये डिसीजन इसलिए लिया गया है हाईलाइट करने के लिए कि ये जो जानवर हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर फैमिलीज़, और ये एसडीजीज़ को भी मीट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एफएओ ने ऑफिशियली लॉन्च किया कहाँ पर? इटली की कैपिटल रोम में। अब एक दो फीचर्स हम देख लेते हैं इनके। तो ये हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स होते हैं ये, और इनके सॉफ्ट पैडेड फीट होते हैं, हूव्स नहीं होते। अब दे आर वेल नोन फॉर देयर रिमार्केबल अडेप्टेशंस टू एरिड एंड हाई अल्टीट्यूड इन्वायरमेंट। एरिड यानी कि जिधर पानी कम होता है, तो वहाँ पे ये जानवर जो है अच्छे से रह पाते हैं। Which country has announced its withdrawal from China's Belt Road Initiative? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम नज़र मार सकते हैं BRI में। तो सी रूट भी है इसमें, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, और जो है लैंड रूट भी है, ठीक है। तो इसमें दी ओनली G7 नेशन विच वॉज ए पार्ट ऑफ BRI वॉज इटली, और इटली ने भी अब विड्रॉ कर दिया है। थोड़ा सा इटली के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है रोम, पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। मेन रिवर्स हैं इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हो, पो एंड टाइबर। एंड माउंटेन रेंजेस हैं, एल्प्स हैं यहाँ पे। इधर है पूरा एपनीन्स। तो ये आपका थोड़ा ज्योग्राफी का रिविजन हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड टू दी IMO काउंसिल, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंसिल है उसमें री इलेक्ट किया गया है इंडिया को फॉर द टर्म 24-25, ठीक है। IMO जो है ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूएन की, इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट देख रहे हैं कि विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ अनाउंस टू लीव दी ओपेक ग्रुप। तो ओपेक ग्रुप पहले हम देख लेते हैं है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दिस इज़ ए कार्टेल ऑफ 12 मेंबर नेशंस जो कि पेट्रोल के दाम नीचे नहीं जाने देता। तो ओपेक मेंबर्स जो हैं अपना प्रोडक्शन कम करते आए हैं रिसेंट ईयर्स में, ताकि जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो हाई रहें। तो अब फर्दर एक डिसीजन लिया गया था ओपेक के द्वारा कि मेंबर्स जो हैं फर्दर कट करें आउटपुट को 2024 में, और सपोर्ट करें प्राइसेस को हाई रखने में। तो अंगोला इज़ वन कंट्री दैट हैज़ लेफ्ट द ग्रुप। तो ये आप देख सकते हैं अंगोला, और इनकी कैपिटल है लुआंडा। अब ओपेक जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके जो मेंबर नेशंस हैं उसका ये निमोनिक हम देख सकते हैं, कीवीज़ यू आर एंजल। तो कुवैत, ईरान, वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनिया और लिबिया, ये जो है मेंबर नेशंस हैं। Which country's appellate court has commuted the death sentence of 8 Indian ex-naval personnel? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जो है कतार में कुछ एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स, 8 ऑफ देम, वो डेथ सेंटेंस फेस कर रहे थे, विच हैज़ बीन कम्यूटेड नाउ बाय द एमिर ऑफ कतार, जो हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, और ये कैपिटल है कतार की दोहा। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं कतार कैपिटल दोहा। तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बन गए हैं द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रीच 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन ए यूट्यूब चैनल, प्लस मोर अचीवमेंट्स। बस
इतना ही देखना काफ़ी है लेकिन। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम कि फर्स्ट हिंदू वुमेन टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान। तो इनको टिकट मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये हैं डॉक्टर सवीरा प्रकाश, जो कि फर्स्ट हिंदू वुमेन हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अवार्ड्स का सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले है यूनेस्को की जो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, उसमें इंडिया की एक और आइटम ऐड हुई है विच इज़ द 15th आइटम। तो ये है गुजरात का जो गरबा है, गरबा डांस, उसे ऐड किया गया है। तो यूनेस्को देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके पहले मेरे ख्याल से दो साल पहले अराउंड कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसको ऐड किया गया था, तो ये अभी न्यूज़ में है। इसके साथ ही यूनेस्को की जो इंटैंजिबल ग्लोबल हेरिटेज वाली लिस्ट है, उसमें दो चीज़ों को ऐड किया गया है। एक है इफ्तार, जो कि मुस्लिम्स की इवनिंग मील होती है, जो रमज़ान का महीना होता है उसमें फास्ट ब्रेक करने के लिए। फिर इटालियन ओपेरा सिंगिंग को इस लिस्ट में ऐड किया गया है, ग्लोबल हेरिटेज वाली। ये है आपकी कल्चरल हेरिटेज इंटैंजिबल, ये है आपकी ग्लोबल हेरिटेज इंटैंजिबल। फिर एडिशनली ये मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर के मंथ में न्यूज़ में भी है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है जो, उसमें इंडिया की 42 हो गई हैं साइट्स। तो लास्ट 2 जो ऐड हुई हैं वो देख लेते हैं। तो लेटेस्ट बिल्कुल जो ये ऐड हुई है दैट इज़ होयसला टेम्पल्स फ्रॉम कर्नाटका, और उससे पहले शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2023? तो ये है रिजुल मैनी। फिर साथ ही हम आगे का भी देख लेते हैं रिलेटेड डेटा। मिसेस इंडिया यूएसए बनी है स्नेहा नाम्बियार। यहाँ पे मैंने बहुत सारा रिकैप कर दिया है पहले का भी, तो एक एक करके देखते हैं। तो मिस यूनिवर्स ये बनी है शेनिस प्लासियोस ऑफ निकरागुआ। मिस अर्थ 2023 ये बनी है धृति जिरी ऑफ अल्बेनिया। फिर मिस ग्लोब 2023 ये है मनवीन खेड़ा ऑफ मलेशिया। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2023 जो है ये आपका होगा अभी, और कहाँ हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इंडिया से जो मिस इंडिया है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड में, तो वो हैं सिनी शेट्टी। और मिस वर्ल्ड 2022 थी आपकी कैरोलिना बेलाविस्का, जो है पोलैंड से। फिर देख लेते हैं मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन थी, वो थी सरगम कौशल। आगे देख रहे हैं हम कि फर्स्ट इंडियन टू गेट स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड। तो CII द्वारा स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स दिए गए। इसमें जय शाह, हु इज़ द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इन्हें दिया गया स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड। साथ ही में रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, ये है रॉजर बिन्नी। आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ये इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट ये दिया गया है कबीर बेदी को, जो कि इंडियन एक्टर हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 सेरेमनी? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बांकी मून को। ये UN के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं। ये जो अवार्ड है ये दिवाली फाउंडेशन है एक USA में, वो अवार्ड करती है। अब इसके साथ रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है UN के, तो वो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। आगे देख रहे हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि कुछ रिस्टोरेशन वर्क हुआ हो उस तरीके की, या कंजर्वेशन का काम किया हो उस तरीके की चीज़ों को अवार्ड दिया जाता है इसमें। तो इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स को इसमें सम्मानित किया गया है। इसमें जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है ये अमृतसर के रामबाग गेट के रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को मिला है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान जो है किसे अवार्ड किया गया है, तो ये WHO की रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, इनको दिया गया है।
उसके बाद है लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023, तो ये इसरो को चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए मिला है। नाउ वी हैव कम टू द इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट सेक्शन। तो इसमें सबसे पहला है नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग निकाल दी है, यानी कि फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए। तो इसमें टॉप कौन सा रहा है, तो दिस इज़ तेलंगाना का तिरियानी कुमुरम भीम। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये टॉप रहा है। फिर सेकंड नंबर पे रहा है यूपी का कौशंबी। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये जनवरी में स्टार्ट किया गया था 2023 में। इसका मतलब एम यही है कि अच्छे गवर्नेंस के थ्रू जो है जो लेस डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनको हम बेटर डेवलप करेंगे। तो 500 ऐसे ब्लॉक्स जो हैं इस प्रोग्राम का पार्ट है। ये दिस इज़ ऑन द लाइंस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो आगे हम उसी के बारे में देख रहे हैं। तो उसकी जो रैंकिंग्स हैं अक्टूबर 2023 की, वो भी नीति आयोग ने साथ ही रिलीज़ की हैं। तो उसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट रहा है उड़ीसा का रायगढ़ और सेकंड रहा है बिहार का जमुई। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 2018 में और इसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का। ये रिलीज़ करता है आपका जर्मन वॉच। इसमें 63 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन का को इंक्लूड किया गया है इस इंडेक्स में। अब रैंकिंग देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट 3 जो है कोई भी एक कंट्री अचीव नहीं कर पाई है। फोर्थ स्पॉट गया है डेनमार्क को, तो डेनमार्क आपका टॉप पे है। ठीक है, फिर उसके बाद 7th रैंक पे इंडिया है। ठीक है, और इंडिया का स्कोर है 70.25। अब पिछले साल जो है यानी कि पिछली रैंकिंग में 2023 की रैंकिंग में इंडिया का रैंक था 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते आया है इंडिया अपार्ट फ्रॉम फ्यू ईयर्स बीच में। और अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस इन दी क्लाइमेट चेंज CCPI। नेक्स्ट देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। ये रिलीज़ करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU। तो इसमें सबसे महंगी सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो जॉइंटली 2 रही हैं, सिंगापुर एक तो और आपका स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिक। तो ये दोनों रही हैं मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। फिर चीपेस्ट अगर हम देखें तो यानी कि तो रैंकिंग अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 रैंक पे ज्यूरिक और सिंगापुर है। फिर 173 पे है आपका सीरिया का डेमेस्कस और ये आपका लीस्ट एक्सपेंसिव या चीपेस्ट जो है सिटी हुआ। अब इस इंडेक्स में कुछ इंडियन सिटीज़ भी फीचर की हैं, तो इनका रैंक काफ़ी लास्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की 10 चीपेस्ट सिटीज़ में फिगर की हैं। तो अहमदाबाद है उसमें सबसे जो लीस्ट एक्सपेंसिव हुई और फिर है आपका चेन्नई। तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब हम देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स 2023 का। तो ये रिलीज़ करता है मर्सर। इसमें 241 सिटीज़ को ये इंडेक्स करते हैं। तो इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रिया के वियना ने और इसमें सेकंड पे है आपका ज्यूरिक, जिसने कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग में टॉप किया है ज्यूरिक, वो क्वालिटी ऑफ लिविंग में सेकंड है। ठीक है, फिर लास्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग में है सूडान का खार्तूम। इसमें इंडिया के हैदराबाद ने रैंक लिया है 153। तो इंडिया की बेस्ट सिटी टू लिव इन हो गई है हैदराबाद। सेकंड पे है आपका पुणे, फिर है थर्ड पे बैंगलोर। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जिसने कि बताया है कि वर्ल्ड के रेमिटेंस रेसिपिएंट्स कौन है, यानी कि रेमिटेंस रिसीव करने वाले टॉप देश कौन से हैं। तो टॉप 5 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें नंबर 1 रहा है इंडिया, 125 बिलियन डॉलर्स रिसीव किए हैं इन रेमिटेंस फ्रॉम अदर नेशंस। सेकंड पे रहा है मेक्सिको, फिर है चाइना और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस रहा है USA। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो ये हैं टेलर स्विफ्ट, शी इज़ अ सिंगर। टाइम्स के जो दूसरे अवार्ड दिए गए, CEO ऑफ द ईयर दिया गया ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन को।
फिर एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया सॉकर स्टार लायनल मेसी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या रहा? तो दिस वाज रिज, मीनिंग चार्म। कॉलिंस डिक्शनरी का एआई, कैम्ब्रिज का हेलुसिनेट और मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का ऑथेंटिक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल 100 वुमेन की लिस्ट रिलीज हुई है। इसमें टॉप पे रही हैं उर्सुला वॉन डेर, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, और इंडिया से इसमें 32nd रैंक पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। तो इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमन में निर्मला सीतारमन रही हैं। इसमें टॉप 5 दिए हुए हैं, सेकंड थर्ड भी देख लेते हैं। क्रिस्टीन लगार्ड, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। फिर है कमाला हैरिस, जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 4th पे हैं, और टेलर स्विफ्ट ऑन 5th पोजीशन। इस साल के 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में एक फिक्शनल कैरेक्टर या इसको भी ऐड किया गया है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि बाबी डॉल को 100th पोजीशन पे रखा गया है। क्यूएस ने रिलीज़ किए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2024। तो यानी कि जो सबसे सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, और इंडिया का मोस्ट सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट बन गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग्स। तो इसमें टॉप किया है यूएसए ने, और इसमें इंडिया का रैंक था 49। 2022 में रैंक था 44। तो ड्रॉप किया है इसमें इंडिया ने कुछ पोजीशंस। आगे चलता है। वीबॉक्स हैज़ रिलीज्ड द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024। इसका थीम है इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन वर्क स्किलिंग एंड मोबिलिटी। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो ओवरऑल यूथ एम्प्लॉयबिलिटी है, दैट इज़ एट 51.25%। मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट फॉर वर्क है केरला, एंड स्टेट जहाँ पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल यूथ है वो है हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं लीड्स 2023। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है रिलीज़ करती है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि बिजनेस कंडक्ट करने का, कॉमर्स का कितना ईज़ है डिफरेंट स्टेट्स में। तो इसमें 3 कैटेगरीज रहती हैं, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स। ठीक है, तो 13 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं अचीवर्स कैटेगरी में आए हैं। यूपी आपका अचीवर्स में है, उत्तराखंड आपका फास्ट मूवर्स में है, और बिहार आपका एस्पायरर्स कैटेगरी में है। आगे चलते हैं। तो ये नीति आयोग रिलीज़ करता है आपका एमफ्री, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। तो इसमें कंपेयर किया जाता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में स्टेट्स ने कितने रिफॉर्म्स जो हैं किए हैं। तो इसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, और सेकंड रहा है यूपी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी में। तेलंगाना के नए सीएम बन गए हैं रेवांत रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के पास लोकसभा की हैं 17 सीटें और राज्यसभा की हैं 7। नेक्स्ट देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं विष्णु देवसाई। यहाँ के गवर्नर हैं बिस्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा की सीटें हैं 11 छत्तीसगढ़ की, और राज्यसभा की 5 है। मिजोरम के नए सीएम बने हैं लालदुमा, और ये जोरम पीपल मूवमेंट पार्टी को बिलोंग करते हैं। मिजोरम के गवर्नर हैं हरिबाबू कम्भापति। मिजोरम के पास लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट है। मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं मोहन यादव। गवर्नर हैं एमपी के मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश के बाद लोकसभा की हैं 29 सीटें और राज्यसभा में हैं 11 सीटें। राजस्थान के सीएम बन गए हैं भजन लाल शर्मा, और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, और लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान की, और राज्यसभा की हैं 10। नेक्स्ट देख रहे हैं कि हु इज़ द फर्स्ट वुमन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन
जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो ये है कैप्टन गीतिका कौल, वुमेन मेडिकल ऑफिसर पहली जो कि सियाचिन में डिप्लॉय हो रही हैं। द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी। तो कमांडर प्रेरणा देवस्थली ये जो है पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो वॉरशिप को कमांड करेंगी। नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी में सेनेट मेंबर बने हैं पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति, ये हैं रेशमा प्रसाद। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? पटना यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट देख रहे हैं डीजी ऑफ सीआईएसएफ। तो पहली वुमेन डीजी बनी है नीना सिंह। सीआईएसएफ इज आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ के डीजी बने हैं अनीश दयाल सिंह। और आईटीबीपी के चीफ बन गए हैं नए राहुल रसकोत्रा। तो इंटरनेशनल वाले सेक्शन में अब हम देख रहे हैं कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है। तो दिस इज अब्देल फताह अल सीसी, ये थर्ड टाइम इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, ये आप देख सकते हैं। नाइल रिवर जा रही है यहाँ से, ठीक है। रेड सी है, गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अकाबा है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रूलर और एमिर ऑफ कुवैत। तो ये हैं शेख मिसाल अल अहमद अल जबेर अल सबाह। तो दिस ओवर हियर इज कुवैत। आगे चलते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू पीएम ऑफ पोलैंड। तो ये हैं डोनाल्ड टस्क। पोलैंड देख लेते हैं, यूरोप में है। इसकी कैपिटल है, दिस हियर यू कैन सी, इसकी कैपिटल है वॉर्सो। आगे चलते हैं स्कीम्स के सेक्शन पे। तो सबसे पहला है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। इसमें क्या कर रहे हैं कि सभी विलेजेस में कल्चरल मैपिंग करेंगे। तो फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम मानचित्र ऐप। ये है आपकी पंचायती राज मिनिस्ट्री की। तो इससे इसका एम ये है कि स्पेशल प्लानिंग को प्रमोट करना बाय ग्राम पंचायत, यानी कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं ग्राम पंचायत के लेवल पे तो आप विजुअलाइज कर सकें, ठीक है, इस तरीके से कुछ कि क्या आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है ग्राम मानचित्र। कौन सा स्टेट बन गया है पहला स्टेट टू ब्रिंग इट सीएम एंड सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द एम्बिट ऑफ लोकायुक्ता। तो ये है महाराष्ट्र। तो लोकायुक्ता जो होता है दैट इज़ द स्टेट्स एंटी करप्शन अथॉरिटी। तो अंडर दिस बिल जो है 2/3 मेंबर्स ऑफ द असेंबली की परमिशन चाहिए सीएम के अगेंस्ट इनिशिएट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं हम, एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर है रमेश बायस। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें हैं 48 और राज्यसभा की हैं 19। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म स्कीम कौन चला रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ है गुजरात में, गुजरात गवर्नमेंट चला रही है माजागांव डॉक के साथ मिलके। गुजरात का भी सीएम देख लेते हैं, ये है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा की सीटें हैं 26 और राज्यसभा की हैं 11। नेक्स्ट हम देख रहे हैं समिट्स और इवेंट्स के सेक्शन में सबसे पहला COP28। तो UN यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी कि UN CCC, इसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी बोला जाता है, दैट इज़ COP। तो ये है COP28, ठीक है। ये हो रही है आपकी यूएई के दुबई में, ठीक है। यूएई के जो सुल्तान है अल जबेर वो इसके प्रेसिडेंट है। इसका जो COP27 है यानी कि प्रीवियस इवेंट ये हुआ था इजिप्ट के शर्म अल शेख में। तो ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इसके मेजर आउटकम्स रहे। तो पार्टिसिपेंट्स नेशंस ने ये डिसाइड किया कि ट्रांजिशन अवे करेंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि स्पेशली कोल को फेज आउट करने का डिसीजन लिया गया। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करने का डिसाइड हुआ। हमने लास्ट मंथ की न्यूज़ में देखा था कि G20 के समिट में भी कुछ इस तरीके से डिसीजन लिया गया था कि RE को ट्रिपल किया जाएगा
रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल करने का एम रखा जाएगा। फिर साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी को भी की कैपेसिटी को भी ट्रिपल करने का डिक्लेरेशन हुआ। और लॉस्ट एंड डैमेजेस फंड जो है इसको ऑपरेशनलाइज करने का स्टार्ट हुआ है, इसको स्टार्ट कर दिया गया दैट इज़। तो इसमें क्या है कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के जो है भुगत रही हैं इन्फ्लुएंस, उनको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें इंडिया लेड इनिशिएटिव्स हैं। एक है आपका ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। तो इंडिया में ऑलरेडी जो एनएमसीजी है वो चलाती है आपका रिवर सिटीज़ अलायंस, तो इसको अब कर दिया गया है ग्लोबल, यानी कि पहले सिर्फ भारत की जो सिटीज़ थी इसमें इंक्लूडेड थी, अब कुछ ग्लोबल सिटीज़ को भी इसमें ऐड किया जाएगा। दूसरा है आपका ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है। तो COP28 में जब हमारे पीएम गए तो वहाँ पे इन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया और इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये है क्या बेसिकली ग्रीन क्रेडिट की जो कंपनीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। कैसे? ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू, जिसको कि सेल किया जा सकता है। फिर COP28 में यूनिसेफ ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया दैट इज़ ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ठीक है, जिसमें कि यूथ को एंगेज करेंगे एनवायरमेंटल एक्शंस के लिए। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट एडिशंस कहाँ पे होंगे। तो COP29 आपका होगा अज़रबैजान के बाकू में। COP30 आपका ब्राज़ील में होगा। जो इंडिया लेड इनिशिएटिव्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो एक हमने देखा ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है COP28 दुबई में इंडिया के NMCG के द्वारा। NMCG है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसका जो एम है GRCA का वो है कि रिवर्स का कंजर्वेशन करना और वाटर का जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना। अब NMCG ऑलरेडी रिवर सिटीज़ अलायंस चला रहा था इंडिया में। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ ग्लोबल सिटीज़ को भी इसका पार्ट बनाया जाएगा। NMCG जो है ये एक सोसाइटी है और ये NGRBA का इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। और ये आपका नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है EPA 1986 के अंडर बना है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो मैंने आपको बताया कि इस स्कीम का जो वेब पोर्टल है उसको हमारे PM ने COP28 में जाके लॉन्च किया है। अब ये इनिशिएटिव है क्या? तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2023 में। इसमें क्या है कि अगर आप मान लो कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, तो आप कुछ वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन या सेविंग वाटर या कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क हैं वो आप कर रहे हैं, तो आप कमाएंगे इससे ग्रीन क्रेडिट्स, जिसको कि बाद में आप सेल कर सकते हैं। दिस विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रेडेबल कमोडिटी, तो ये आप सेल कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिसेफ ने जो COP20 में लॉन्च किया द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसका फोकस है कि यूथ को हमें एंगेज करना है एनवायरमेंटल एक्शंस के लिए। अब इसमें इंडिया ऑलरेडी इसी एम को रखते हुए कुछ कैंपेन्स चला रहा है, तो वो देख लेते हैं क्या है। तो एक तो ये है आपका युवा कैंपेन और दूसरा है आपका जो मिशन लाइफ मूवमेंट चला रहा है इंडिया। ठीक है, ये दोनों का एम वही है जो ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव का एम है, ऑब्जेक्टिव्स इनके अलाइन करते हैं। एडिशनली ये जो मिशन लाइफ वाला है ये COP26 पे इंडिया ने लॉन्च किया था। तो COP28 से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो देख लेते हैं। तो ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो UNCCD यानी कि UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। कौन सा फंड जो है COP28 के ओपनिंग डे पे ही ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज या लॉन्च कर दिया गया? तो दिस वाज द लॉस एंड डैमेज फंड। तो मैंने आपको बताया कि इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था COP27 में, जो आपकी इजिप्ट में हुई थी। किस इंस्टीट्यूट को अवार्ड किया गया द ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड इन COP28? तो IIT मंडी को अवार्ड किया गया है उनके एफर्ट्स के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ। 2 मोर क्वेश्चंस वी हैव रिलेटेड टू COP28। तो पहला है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट का जो एक एफर्ट है
कॉल्ड द जल जीवन हरियाली अभियान, इसको प्रेज किया गया है COP28 के समिट पे। तो दिस इज़ बिहार गवर्नमेंट रन, ठीक है। दूसरा है एक इनोवेटर अवार्ड दिया गया है, ये मिला है डॉक्टर अतुल शाह को फॉर हिज वर्क टू हेल्प लेप्रेसी अफेक्टेड पेशेंट्स। इंटरपोल की जनरल असेंबली कहाँ पर हुई रिसेंटली? तो दिस वाज हेल्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया। तो ये इनकी 100 ईयर एनिवर्सरी थी क्रिएशन की, और क्रिएट भी इसी सिटी में हुआ था इंटरपोल। इंटरपोल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923, HQ है लायन, फ्रांस में, और सेक्रेटरी जनरल है जर्जन स्टॉक। वर्ल्ड कांग्रेस हुई है ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पर हुई है? तो दिस वाज हेल्ड एट देहरादून, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के CM देख लेते हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर है गुरमीत सिंह, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा की सीटें हैं 3 उत्तराखंड की। GPAI समिट 2023 किसने होस्ट किया? तो फर्स्टली तो ये है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको होस्ट किया इंडिया ने। ये जो इनिशिएटिव है ये GPAI लॉन्च हुआ था 2020 में, इसमें 29 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम SCO समिट 2023, तो इंडिया वाज द चेयर, और नेक्स्ट जो है चेयरमैनशिप जाएगी कज़ाकिस्तान के पास। तो SCO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1996 में, इसके हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, इसमें 9 मेंबर्स हैं। इसमें लेटेस्ट मेंबर बना है ईरान, ये जुलाई की न्यूज़ है, और इसका आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, पिक ट्रक, एंड ट्रक है तो तुर्क नहीं आता, यानी कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, तो यू वोंट बी कंफ्यूजिंग द कंट्रीज ऐसे। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना एंड किर्गिस्तान। मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, तो विन बैक्स ये कौन सी देशों के बीच में है? तो इंडिया और वियतनाम के बीच में कंडक्ट हुई है, और ये हुई है हनोई, वियतनाम में। नाउ वी आर स्टार्टिंग द साइंस एंड टेक सेक्शन। इसमें सबसे पहले है कि इंडिया का पहला एक्सपीडिशन, साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक, ठीक है, ये फ्लैग ऑफ किया है अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। हमारा आर्कटिक में ऑलरेडी एक रिसर्च बेस है, इसका नाम है हिमाद्री, ये है आपका नॉर्वे में, 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। एंटार्क्टिका में भी हमारे 2 रिसर्च बेसेस हैं, इसमें सबसे पहला जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में मैत्री, और दूसरा है भारती जो 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तो वन ऑफ आर IITs ने डेवलप की है टेक, पानी से आर्सेनिक और मेटल आयंस रिमूव करने की। इस टेक्नोलॉजी का नाम है अमृत, यानी कि आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है? तो ये की है IIT मद्रास ने। तो आपको पता ही होगा कि आर्सेनिक जो है एक टॉक्सिक एलिमेंट है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए इसको बहुत ही ख़राब माना जाता है। नेक्स्ट इज़ चंद्रयान 4। तो इसरो तैयारी कर रहा है चंद्रयान 4 के लॉन्च की, ये विद इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स होगा। दिस विल बी ए लूनर सैम्पल रिटर्न मिशन, यानी कि मून से कुछ सैम्पल्स जो हैं लाए जाएंगे। कुछ रिलेटेड डेटा देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो चंद्रयान के रिलेटेड डेटा देखते हैं। तो चंद्रयान 1 आपका 2008 में लॉन्च हुआ था, 19 में द सेकेंड वन, और चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, एंड इट सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून ऑन 23 अगस्त, ठीक है। अब थोड़ा सा इसरो के बारे में डेटा देख लेते हैं। तो इसरो का एम है एक स्पेस स्टेशन बनाने का 2035 तक का, और इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ, यही जो हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी हैं। इसरो का HQ है बेंगलुरु में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। तो कुछ अगर हमें स्ट्रक्चर देखना हो तो PMO का ऑफिस आता है, फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आएगा, और फिर एक इन स्पेस बॉडी बनी है, एंड उसके साथ ही आपका इसरो है। तो इन स्पेस जो है प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए बॉडी बनी है न्यू,
ठीक है। तो वैसे आपका इसरो है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और फिर सीधा पीएमओ का ऑफिस है। नेक्स्ट है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर ए बैन ऑन ई सिगरेट्स। तो ई सिगरेट्स आपकी वेपर बेस्ड निकोटीन प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WHO ने कहा है कि वी शुड बैन ई सिगरेट्स। तो एडिशनली आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि दे आर ऑलरेडी बैंड इन इंडिया। तो कौन से एक्ट के तहत ये बैंड है? तो दिस इज़ द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019 का। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट कूपियर। तो अमेज़ॉन का है ये प्रोजेक्ट और अमेज़ॉन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पेस एक्स के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए। स्पेस एक्स आपकी इलॉन मस्क की कंपनी है और ये जो प्रोजेक्ट कूपियर है अमेज़ॉन का, इसका एम है कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लगा के हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड की जा सके वर्ल्ड में हर जगह पे। अमेज़ॉन के सीईओ देख लेते हैं हम, ये हैं एंड्रयू जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट टू रीच ऑर्बिट। मीथेन आपका होता है CH4। तो चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट। ठीक है। इसका नाम है ZooQ-2 और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन है, जिसको फ्यूल को आप बोलोगे मेथलॉक्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नासा का पेस मिशन, प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम मिशन। यही वो सारी चीज़ें हैं जो ये मिशन जो है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो है ऑब्जर्व करेगी। ओशियन बायोलॉजी, एरोसोल्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा, नासा का मिशन है ये। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नासा का एक और मिशन, अपोफिस मिशन। ये है दिस नेम इज़ गॉड ऑफ केओस। तो ये जो एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड है गॉड ऑफ केओस, रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था बिकॉज इट वाज थॉट दैट इट कुड बी ए अर्थ थ्रेटनिंग एस्ट्रॉयड, बट ऐसा नहीं है। इट विल बी पासिंग क्लोज टू अर्थ्स ऑर्बिट इन 2029। तो नासा के मिशन में, जो नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है ओसाइरिस एपेक्स, दिस विल इंटरसेप्ट दिस एस्ट्रॉयड और उसको स्टडी करेगा। दिस इज़ द सेम स्पेसक्राफ्ट जो कि एस्ट्रॉयड बेनू से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। ठीक है। एडिशनली देख लेते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे लाई करती है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम मून स्नाइपर मिशन। तो ये जापान का सेकंड मून लैंडिंग अटेम्प्ट है एंड नाउ बाय द टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस हैज़ ऑलरेडी लैंडेड सक्सेसफुली, लैंड कर गया है। दिस इज़ डेवलप्ड बाय जापान्स एरोस्पेस एजेंसी विच इज़ जापान JAXA। H2A F-47 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था इसको लॉन्च में। जो इसका लैंडर है उसका नाम है स्लिम एंड इट स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जापान हैज़ नाउ बिकम द 5th कंट्री टू हैव रीच्ड द मून। तो इसको आप ये एक ट्रिक से याद कर सकते हो। तो यू आर रिच इफ़ यू लैंड ऑन द मून, तो यू रिच जी इफ़ यू लैंड ऑन मून। सो US, रशिया, इंडिया, चाइना एंड जापान। अब ये जो H2A रॉकेट है, दिस वाज आल्सो यूज्ड टू लॉन्च दिस अदर मिशन विच इज़ एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि यूनिवर्स की ओरिजिन को स्टडी करेगा। ये एक जॉइंट मिशन है JAXA और नासा और ESA का। नेक्स्ट देख रहे हैं कि मेटी की एक सेकंड एडवाइजरी आई है डीप फेक्स पे, जहाँ पे कि उन्होंने बोला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप यूज़र्स को ये बताएं कि दिस इज़ द शेयरिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ दीज इमेजेस, दिस कंटेंट इज़ बैंड। जो डीप फेक्स होते हैं दे यूज़ AI टू मिमिक ए पर्सनस वॉइस एंड फेस। इंडिया का एम है सिकल सेल अनीमिया को इरेडिकेट करने का इंडिपेंडेंस की सेंटेनरी तक 2047 तक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है। तो हमारे जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दे बिकम शेप्ड लाइक सिकल्स। ठीक है, इस तरीके के। तो
ये ब्लॉक करते हैं ब्लड फ्लो को और जल्दी इनकी जैसे सेल्स का कुछ नंबर ऑफ डेज़ की लाइफ होती है आरबीसीज़ की, तो वो जल्दी डाई कर जाते हैं, तो इससे शॉर्टेज भी हो जाती है आरबीसीज़ की ब्लड में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विच न्यू स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी इन मुंबई। तो आईएनएस इम्फाल जो है तीसरी वॉरशिप है प्रोजेक्ट 15B की, इसको कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में मुंबई में। तो इसे बना है माज़ागांव डॉक ने। तो ये देख लेते हैं, ये है आपका प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, जिसमें कि पहली जो वॉरशिप जो डिलीवर की गई दैट वाज आईएनएस विशाखापट्टनम। तो इनको बोला जाएगा अब विशाखापट्टनम क्लास, ठीक है। तो ये बाकी आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 4 हैं, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, सूरत और इम्फाल। तो अब दिस द थर्ड वॉरशिप हैज़ बिन कमीशन्ड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि साइक्लोन मिशोंग ये कहाँ पे डेवलप हुआ था। तो एज यू कैन सी दिस डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल एरिया। इसका नाम रखा है म्यांमार ने। यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी रिवीजन कर लेते हैं कि जो साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों आते हैं इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि पानी हीट हो, फिर इवेपोरेट हो, ठीक है, और वहाँ पे लो प्रेशर बने, ठीक है, ताकि साइक्लोन कंडीशंस जो हैं बन सकें। अब पानी गर्म हो, इसके लिए जो वाटर बॉडी है उसमें पानी शैलो हो, अगर मतलब ज़्यादा गहरा ना हो तो वो ज़्यादा इजीली हीट हो जाएगा। वाटर बॉडी बड़ी हो तो पानी इजीली हीट हो जाएगा। और दूसरा लेसर सेलिनिटी हो, नमक नमक तो नहीं बोलेंगे डायरेक्टली बट चलो लेसर सेलिनिटी हो तो वो जल्दी हीट हो जाएगा। तो ये सब जो है सिचुएशन है बे ऑफ बंगाल में इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। जो बे ऑफ बंगाल है वो वाइडर है, बड़ी है, शैलोअर है और उसकी सेलिनिटी कम है, इसलिए वो जल्दी हीट अप हो जाती है और वहाँ पे इवेपोरेशन होता है और लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो आई ऑफ द साइक्लोन पे लो प्रेशर एरिया होता है और ऑल द विंड्स गेट अट्रैक्टेड टू दिस लो प्रेशर जोन एंड साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फॉर्म्ड, ठीक है। देर मोर कॉमन इन बे ऑफ बंगाल। आगे चलते हैं। विच ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज़ कॉज्ड सिवियर फ्लडिंग इन नॉर्थ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका नाम था जैस्पर। यूएन ने एक ये लॉन्च किया है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। तो इसमें जैसे कुछ हैज़र्डस वेदर है, कुछ साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रहा है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर है, तो सबको जो है अर्ली वार्निंग मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, ये इसका एम है बाय द ईयर 2027। और इसको लॉन्च भी किया गया था COP27 में। आगे देख रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट सर्वे वेसल जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है। इसका नाम है INS संधायक। नेक्स्ट देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एवियोनिक्स एक्सपो जो है कहाँ पे हुआ। तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे CDS अनिल चौहान ने। नेक्स्ट ये देख रहे हैं एस्ट्रा शक्ति। तो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई है कॉल्ड एस्ट्रा शक्ति, ठीक है। सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पे ये हुई है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, एक तो आकाश वेपन सिस्टम और एक द समर एयर डिफेंस सिस्टम। और भी चीज़ें की हैं बट दीज टू वी शुड सी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आकाश सरफेस टू एयर मिसल वेपन सिस्टम के बारे में, जिसको कि DRDO ने यानी कि इंडिजिनस है, DRDO ने ही डिज़ाइन और डेवलप किया है। तो साइमल्टेनियसली इसने 4 टारगेट्स को एंगेज किया है एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, ठीक है, यूजिंग ए सिंगल फायरिंग यूनिट एट 25 किलोमीटर रेंज। दूसरा देख लेते हैं समर एयर डिफेंस मिसल सिस्टम। ये भी है आपका सरफेस टू एयर मिसल, ठीक है, ये भी था आपका सैम वेपन। दिस इज सरफेस टू एयर मिसल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है। इसके भी सक्सेसफुल ट्रायल्स किए गए इस एस्ट्रा शक्ति एक्सरसाइज में। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है उसका 8th एडिशन हुआ। उसको किसने होस्ट किया। तो दिस वाज होस्टेड इन बैंकॉक थाईलैंड।
इंडियन जो डेलीगेशन है उसको लीड किया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार ने, और आईएनएस कदमत जो है बैंकॉक में अराइव की। अब 9th एडिशन जो होगा उसमें जो चेयरमैनशिप है वो आ जाएगी इंडिया के पास। इकोनॉमी सेक्शन में दिस टाइम वी डिडंट हैव एनीथिंग, स्टेट्स और फेस्टिवल्स। तो विच विल बिकम द फर्स्ट रेलवे इन द कंट्री टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू पैसेंजर्स कि वो भस्म आरती को वीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकें। एक तो सबसे पहली बात ये है वीआर टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उज्जैन में है आपका उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, जहाँ पे कि भस्म आरती होती है, और उज्जैन एमपी का जो रेलवे है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेटहुड डे है नागालैंड का 1 दिसंबर को। नागालैंड का सीएम देख लेते हैं, नेफ्यू रियो। गवर्नर हैं एल ए गणेशन, और एक एक लोकसभा राज्यसभा की सीट है नागालैंड के पास। तो एमपी के कूनो नेशनल पार्क में कूनो फेस्टिवल मनाया गया टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। अब कूनो नेशनल पार्क का हम नाम ले रहे हैं तो वी शुड डिस्कस एंड स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट चीता ऑल्सो। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है चीता का। तो इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो गए थे ये 1952 में, फिर हमने डिसाइड किया कि 20 चीताज हम लेके आएंगे, मतलब अभी तक हम 20 लेके आए हैं। 8 हम सबसे पहले 2022 में लेके आए नमीबिया से, फिर 2023 में हम साउथ अफ्रीका से 12 और एडिशनल लेके आए। सम ऑफ दीज चीताज हैव इवन डाइड। ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इनका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस भी देख लेते हैं। तो अफ्रीकन चीता है जो वो वल्नरेबल है, और एशियाटिक चीता जो है उस वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो गए थे, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशिया, तो एशियाटिक चीता इज़ मोर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। दिव्या कला मेला कहाँ पे हुआ? ये गुजरात के सूरत में हुआ। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ये हुआ आपका केरला में। गीता महोत्सव ये हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट नेपाल लुम्बिनी। थोड़ी सी स्टेट्स के स्कीम्स और कैंपेन्स देख लेते हैं। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया उन्नत आरोग्य श्री योजना? ये आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें 25 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट जो है इस स्कीम के अंडर मिलेगा। फिर मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज इनिशिएटिव, ये किसका है? तो ये है बिहार पुलिस का, कि FIR के होने से 75 डेज के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सांस कैंपेन, ये न्यूमोनिया के लिए मणिपुर ने स्टार्ट किया, ताकि निमोनिया को टैकल किया जा सके। सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया। और इंडिया का टारगेट है कि न्यूमोनिया डेथ्स को रिड्यूस करेगा, जो न्यूमोनिया डेथ्स अमंग चिल्ड्रन है उसको रिड्यूस करे टू लेस देन 3 पर थाउजेंड चिल्ड्रन बाय 2025। नाउ वी हैव कम टू द बुक्स सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, जो कि साहित्य अकेडमी देती है। ये दिए जाते हैं 24 इंडियन लैंग्वेजेस में, हम उसमें से 4 कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो हिंदी में मुझे पहचानों के लिए मिला है संजीव को, ये उत्तर प्रदेश से हैं। फिर ये नॉवल है रिकम इन रागा जानकी, इसके लिए मिला है नीलम शरण गौर को इंग्लिश में। उर्दू ऑथर में नॉवल राजदेव की अमराई के लिए मिला है सदीक नवाब सहेर। फिर संस्कृत में पोइट्री के लिए शून्य मेघनम के जो ऑथर हैं अरुण रंजन मिश्रा, उनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 33rd व्यास सम्मान 2023 का। ये के बिरला फाउंडेशन देती है अवार्ड अलॉन्ग विद सम अदर अवार्ड्स। तो ये व्यास सम्मान ये मिला है इस बार पुष्प भारती को फॉर हर बुक यादें यादें और यादें। 2022 के विनर थे ज्ञान चतुर्वेदी फॉर हिज बुक पागलखाना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज़, ठीक है। तो 2023 में विनर रहे हैं अक्षय मुकुल फॉर द बुक राइटर रिबेल सोल्जर लवर।
द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञेया, ऑथर हैं अक्षय मुकुल। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड जीती हैं सुकृता पॉल कुमार फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। नेक्स्ट किताब है अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर। इसके ऑथर हैं अश्विनी कुमार, ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जो है 2023 का जॉइंटली दिया गया दो किताबों को, एक तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है, द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, और दूसरा विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को। पीएम मोदी ने लॉन्च किए द वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट हम आ गए हैं डेज वाले सेक्शन पे। तो वर्ल्ड एड्स डे होता है आपका 1 दिसंबर को। ट्राई करो कि विजुअल मेमोरी से आप थोड़ा सा एसोसिएट करके डेज को याद कर लो। थीम था इसका लेट कम्युनिटीज़ लीड। फिर बीएसएफ रेजिंग डे, ये भी आपका 1 दिसंबर को होता है, ठीक है। डीजी ऑफ बीएसएफ है नितिन अग्रवाल। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, दिस इज़ ऑन 2 दिसंबर। इसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। जो ये है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये कमेमोरेट करता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, वो 2 दिसंबर को हुई थी, 2 दिसंबर की रात को। तो दिस वाज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ ए पॉइजनस गैस कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनाइड। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ये होता है आपका 3 दिसंबर को। थीम था इसका यूनाइट इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द एसडीजीज फॉर विद एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट देख रहे हैं इंडियन नेवी डे, ये होता है आपका 4 दिसंबर को। ये कमेमोरेट करता है जो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, जिसमें कि नेवी ने अटैक किया था कराची हार्बर पे ड्यूरिंग दी 1971 वॉर। तो अगेन विजुअल मेमोरी से थोड़ा याद करने का कोशिश करो इसको। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे, ये होता है आपका 5 दिसंबर को। इस बार का थीम था सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो दिस इज़ ऑन 9th December. The theme was the UN Convention Against Corruption United the World Against Corruption. नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये होता है 10 दिसंबर को। थीम है फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये होता है 11 दिसंबर को। थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। यूनिसेफ डे, दिस फॉल्स अगेन ऑन 11th December. Vijay Divas, this falls on 16th December. This commemorates India's victory in the 1971 war. Minority Rights Day, ये होता है आपका 18 दिसंबर को। इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, दिस इज़ ऑल्सो ऑन 18 दिसंबर। तो माइनॉरिटी राइट्स और माइग्रेंट्स डे ऑन 18 दिसंबर। इस बार की थीम थी एक्ट टुडे। नेक्स्ट है गोवा लिबरेशन डे, ये होता है 19 दिसंबर को। तो दिस कमेमोरेट्स दी ऑपरेशन विजय, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया था टू लिबरेट गोवा फ्रॉम दी पोर्चुगीज इन 1961। एडिशनली दमन और दीव को यूटी डिक्लेयर किया गया था ऑन 19 दिसंबर 1961। नेशनल फार्मर्स डे, तो दिस फॉल्स ऑन 23 दिसंबर। ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि फॉर्मर पीएम रह चुके हैं इंडिया के। नेशनल कंज्यूमर डे, दिस इज़ ऑन 24 दिसंबर। इस बार की थीम थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द एरा ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड। गुड गवर्नेंस डे, तो दिस इज़ ऑन 25 दिसंबर। ये बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी की। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस, तो ये है 26 दिसंबर को। गुरु गोबिंद सिंह जी के जो सन्स थे उनकी मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, तो दिस फॉल्स ऑन 27th दिसंबर। नाउ वी डूइंग द स्पोर्ट्स सेक्शन। तो इसमें सबसे पहला है कि इंडिया के पहले खेलो पैरा गेम्स हुए न्यू दिल्ली में, और मेडल टैली में टॉप किया है हरियाणा ने।
सेकंड पोजीशन पे रहा यूपी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैस्कॉट था उज्ज्वला अ स्पैरो। देन एंथम था चल खेल। मोटो वाज चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये विनर रहा अगेन हरियाणा। तो यहाँ पे भी हरियाणा, यहाँ पे भी हरियाणा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, इसमें विनर रहा पंजाब। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड्स 2023 दिए गए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा। तो इसमें जीते हैं नोवाक जोकोविक सर्बिया से और अरियाना साबालेंका बेलारूस से। नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स 2023 देखते हैं। तो इसके विनर रहे हमाद मेदजेदोविक सर्बिया से। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ लखनऊ में। इसमें अब हमें ये इसलिए देखना है बिकॉज फाइनल्स में पहुंचे थे इंडियंस और रनर अप रहे तनीषा क्रास्टो एंड अश्विनी पोनप्पा। एंड विनर्स थे रिन इवांगा और के नकानीशी। दे वर बोथ फ्रॉम जापान। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये हुई आपकी लखनऊ यूपी में और यहाँ पे इंडियंस जो है रनर अप रहे। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 हुआ फ्रांस में और विनर रहा साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड को हरा के दे वन। देन देख लेते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 सऊदी अरेबिया में हुआ और चैंपियन था मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट द मिसलेनियस सेक्शन। तो जल्दी से कवर करते हैं इसको। सबसे पहला, वेयर वॉज द इन्फिनिटी फोरम 2.0 ऑर्गेनाइज। तो ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में गुजरात में होता है। ये इनका फ्लैगशिप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट है। तो इसका देख लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, ये इनका इवेंट होता है। तो PM मोदी ने एड्रेस किया था इसको। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 दिस हैपेंड एट न्यू दिल्ली। इसको इंडिया ने पहली बार होस्ट किया। 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन हुआ गुजरात के अहमदाबाद में। अटल स्वास्थ्य मेला ऑर्गेनाइज किया गया यूपी के लखनऊ में। 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हुआ न्यू दिल्ली में। माय भारत कैंपेन यानी कि मेरा युवा भारत कैंपेन, इसको यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं। इसका एम है यूथ डेवलपमेंट। सूरत गुजरात के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च हुआ केरला में, इसका नाम है बैराक्यूडा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया ओपनिंग ऑफ द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। तो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में। फर्स्ट एंटिटी टू गेट लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, यह है उन्नति फाउंडेशन। फिर चेन्नई में होस्ट हुआ चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023, इसमें विनर रहे डी कुकेश। हॉकी का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हुआ मलेशिया में और विनर रहा जर्मनी। हॉकी का विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप हुआ चिले में और विनर रहा नीदरलैंड्स। तो दिसंबर 2023 के मंथ के करंट अफेयर्स में इतना ही। Thank you for watching the video, and if you do like, please do subscribe to the channel. Thank you so much.